नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष और प्रतिवाद। अब प्रतिपक्ष और प्रतिवाद, इसमें क्या फ़र्क है दोस्तों? प्रतिपक्ष होता है वो प्रतिवाद करता है, वाद होता है उसका प्रतिवाद होता है। तो प्रतिपक्ष भी पक्ष के दूसरी बाजू से बोलने वाला वो प्रतिपक्ष होता है। तो हिंदी के लिए मैंने एक अलग हिंदी चैनल शुरू करना तय किया है और उसका नाम होगा प्रतिवाद। आज का ये वीडियो, हिंदी वीडियो, आप प्रतिपक्ष चैनल पर देख रहे हैं, लेकिन यही वीडियो आपको प्रतिवाद नाम के चैनल पर भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जो सिर्फ हिंदी सुनना चाहते हैं, मैंने बनाए हुए सिर्फ हिंदी वीडियो सुनना चाहते हैं, वो वहाँ नए चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो चैनल एस्टेब्लिश होने के बाद, प्रस्तापित होने के बाद, हिंदी वीडियो मैं सिर्फ प्रतिवाद चैनल पर डालने वाला हूँ। प्रतिपक्ष सिर्फ मराठी के लिए रहेगा, लेकिन शुरू में दोनों जगह एक ही वीडियो डाला जाएगा। तो ये पहला वीडियो है कि जो हम प्रतिपक्ष चैनल पर, प्रतिवाद चैनल पर हिंदी के लिए डालने वाले, जो सिर्फ हिंदी के लिए चलता रहेगा। तो जो हिंदी सुनने वाले हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्रतिवाद को भी बड़ी तगड़ी संख्या में सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी सब्जेक्ट की ओर मैं आता हूँ। आज का मेरा विषय है तीन तिगाड़ा और अपना ही काम बिगाड़ा। हिंदी में बोला जाता है, मराठी में बोला जाता है तीन तिगाड़ा, यानी तीन लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जो सब्जेक्ट मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, वो तीन लोग इकट्ठा आने से कुछ गड़बड़ हुई ऐसा नहीं है। जो तीन लोग मैं आपके सामने राजनेता पेश करने वाला हूँ, ये तीनों ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने अहंकार में अपना ही काम बिगाड़ा, और जब अहंकार चूर चूर हो गया तो जिसके खिलाफ बगावत की थी, जिसके खिलाफ लड़ाई की थी, जिसके साथ दगाबाजी की थी, उसी के ही शरण में फिर से उभरने के लिए वही नेता आ गए। ऐसे तीन नेताओं की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसका कारण है कि इसमें से दो नेता ऐसे हैं कि जो दो बार बगावत करके, दगाबाजी करके निकल गए थे, और फिर तीसरी बार उसी नेता के, यानी बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के शरण में आ गए और उनको संजीवनी मिल गई, उनकी पुनर्स्थापना हो गई। तीसरा नेता ऐसा है कि जो अभी भी फड़फड़ा रहा है, लेकिन उसके भी मोदी के साथ आने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। दोस्तों, आपको याद है, कल परसों की बात है, 4 तारीख को मतगणना हो गई, 18वीं लोकसभा चुनी गई। नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनको अपना खुद का या पार्टी का बहुमत नहीं मिला। लेकिन एनडीए जीत गई। एनडीए को 292 वगैरह बहुमत जैसे सीट मिल गए। सब पार्टियों ने मिलकर मोदी को अपना नेता चुना, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, जिसमें आंध्र की पार्टी तेलुगु देशम है, जिसके नेता अब मुख्यमंत्री बन गए चंद्रबाबू नायडू है। और तीसरे नेता जो पहले से एनडीए बनने से लेकर लगातार बीजेपी के साथ रहे, लेकिन आज बड़े दुश्मन बन बैठे, ऐसे है उद्धव ठाकरे। पिछला लोकसभा चुनाव भी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ लड़ा, जोर जोर से मोदी जी को गालियां दी, विरोध किया, और उनके अच्छे खासे 9 एमपी भी चुनकर आए कांग्रेस और शरद पवार की मदद से। लेकिन 18 से लेकर वो 9 तक नीचे आए हैं। आधे उनके एमपी घट गए, पार्टी टूट गई है।
लेकिन संवर गए। लेकिन क्या उनके पास आज जो ताकत है वो भविष्य में अकेले चल सकते हैं, या उनको कांग्रेस और शरद पवार के साथ रहना पड़ेगा, वरना उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। और इसलिए चर्चा ये चल रही है, डिबेट चल रहा है, खबरें आ रही है कि बहुत जल्दी उद्धव ठाकरे भी एनडीए में मोदी के साथ चले जाएंगे। खबरें उलट सुलट आ रही है, बहुत आ रही है। और कुछ लोग तो, कुछ पत्रकार जोर शोर से बोल रहे बिल्कुल जाएंगे, निकल ही गए, इनसे मिले उनसे मिले। लेकिन उद्धव ठाकरे भले एनडीए में बीजेपी के साथ जाना चाहते हो, क्या बीजेपी उनको साथ लेगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन ये सवाल उतना जटिल नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि जिस ढंग से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को 2 बार दगा देने के बावजूद बीजेपी ने साथ में लिया, तो उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं साथ लेंगे। और आज तो बीजेपी के पास अपना बहुमत भी नहीं है, तो एनडीए की ताकत बढ़ाने के लिए, बहुमत बड़ा करने के लिए शायद उद्धव ठाकरे को भी बीजेपी साथ ले सकती है, लेकिन वो बात अलग है। मेरा जो विषय है कि ये 3 नेता ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ज़रूरत नहीं थी, कारण नहीं था, फिर भी अहंकार के कारण अपना और अपने पार्टी का नुकसान कर लिया। आपको याद होगा 10 साल पहले जब बीजेपी ने पहली बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार करके चुन लिया, तब तक एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की तूती बोलती थी। उनके पार्टी के अध्यक्ष शरद यादव हुआ करते थे, और शरद यादव एनडीए के निमंत्रक हुआ करते थे, कन्वेनर हुआ करते थे, संयोजक हुआ करते थे। यानी एनडीए की पार्टियों की अगर मीटिंग बुलानी है तो शरद यादव न्योता देते थे। लेकिन जब मोदी का नाम आगे लाया गया, तब नीतीश कुमार, उनका अहंकार फूल गया और उन्होंने तय किया कि बीजेपी मोदी को उम्मीदवार नहीं बना सकती, अगर बनाएंगी तो हम एनडीए छोड़कर निकल जाएंगे। उस वक्त शरद यादव को निकलना नहीं था, फिर भी वो तो इतने बड़े नेता नहीं थे कि नीतीश कुमार को कान पकड़कर एनडीए में रख पाते, तो उनको भी नीतीश के साथ एनडीए से हटना पड़ा। अपने आप में उनका वो संयोजक पद था एनडीए का, वो निकल गया। और 2014 के चुनाव में अकेले बलकर जनता दल यूनाइटेड लड़ी और सुपड़ा साफ हो गया बिहार में। 40 में से 22 सीटें अकेले बीजेपी ने जीत ली 2014 में। लेकिन उससे पहले ये बात थी कि जदयू के, जनता दल यूनाइटेड के 20 एमपी थे लोकसभा के, और बीजेपी के सिर्फ 12 थे, तो बीजेपी के 10 बढ़ गए और जदयू के 20 में से 16 कट गए। फिर 3 साल बाद लालू का साथ जाकर अपना नाक अपने खुद ही कटवाकर नीतीश कुमार वापस 2017 में एनडीए में आ गए। और जब बुरी हालत हो गई, जब राबड़ी देवी और लालू उनको हटाकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के कोशिश में लगे, तो लाचार होकर वही नीतीश कुमार 2017 में फिर बीजेपी के साथ आ गए, एनडीए में आ गए। लेकिन उनको या उनके साथी को, किसी को एनडीए का कन्वेनर नहीं बनाया गया, संयोजक नहीं बनाया गया, क्योंकि बीजेपी का अपना खुद का बहुमत था। बीजेपी दुगनी ताकत की हो गई थी वाजपेयी के समय से। तो इसलिए अहंकार के पीछे दौड़ते दौड़ते नीतीश कुमार ने खुद का नुकसान कर लिया। और फिर 2022 में दूसरी बार नीतीश कुमार
बीजेपी का साथ छोड़कर निकल गए और लालू के साथ चले गए। फिर 4 महीने पहले वापस आ गए। तो जो उस दिन, जिस दिन नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो मीटिंग हो गई एनडीए की, और मोदी को सब पार्टियों सहित बीजेपी का सपोर्ट लेकर नेता चुना गया, तो उस मीटिंग में जब हाजिर हो गए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार मोदी के पैर छूते छूते, पाँव छूते छूते रह गए, क्योंकि मोदी ने रोक दिया था। वरना मोदी के पाँव छूने के लिए नीतीश कुमार झुक गए थे, लेकिन मोदी ने उनको रोका। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी के पैर छूने की जरूरत नहीं थी। अगर 2014 में गलती नहीं की होती, अपने अहंकार के पीछे दौड़े नहीं होते नीतीश कुमार, तो आज भी एनडीए में उनका बड़ा सम्मान होता। आपको याद होगा वाजपेयी की गवर्नमेंट में, वाजपेयी जी की जो एनडीए बनी और गवर्नमेंट चल रही थी, उसमें डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, और जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के संयोजक थे। वहीं से लेकर जदयू को, जेडीयू को संयोजक बनाया गया था, और वो लगातार चलता रहा था। लेकिन नीतीश कुमार के अहंकार ने पार्टी का नुकसान कर दिया। वही बात हम चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी देख सकते हैं। आपको याद नहीं होगा, शायद आप भूल गए होंगे, 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और साबरमती एक्सप्रेस जलाई गई, और बाद में उसमें जो 60 के आसपास लोग जलकर मरे, उसके बाद जो दंगा गुजरात में फैल गया, उसके बाद सबसे पहले मोदी का इस्तीफा मांगने वाले कौन थे? जिसका नाम था आंध्र का, पूरे तेलंगाना और आंध्र मिलकर जो पूरा आंध्र था, उसके मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने सबसे पहले मोदी का इस्तीफा मांगा था, लेकिन वो हुआ नहीं, तो वो एनडीए छोड़कर चले गए, क्योंकि वो उस पर हवा में दौड़ते थे। उनको चीफ मिनिस्टर नहीं, आंध्र का सीईओ माना जाता था, जिन्होंने आईटी क्रांति कर दी, साइबराबाद, हैदराबाद वगैरह वगैरह। लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व, जब विधानसभा का चुनाव हो गया 2014 में, तो उसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की बुरा हार गए 2004 में। और राजशेखर रेड्डी जो कांग्रेस के नेता थे आंध्र के, उन्होंने सीपीआई, सीपीएम, ये तेलंगाना बनाने के लिए तेलंगाना प्रजा समिति, तेलंगाना राज्य समिति, चंद्रशेखर राव, उनको साथ लेकर चंद्रबाबू को हराया था। और 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल चंद्रबाबू नायडू वनवास में रहे, अहंकार में गए थे। आंध्र चलाने के बजाय अपना नाक घुसेड़ते थे गुजरात में, मोदी का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन खुद ही चले गए। मोदी तो दूसरा, तीसरा, तीन चुनाव जीतकर गुजरात के मुख्यमंत्री बनते रहे। और जब गुजरात का मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए मोदी प्रधानमंत्री की रेस में आ गए, तब वही चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के शरण में आ गए, क्योंकि उनकी पार्टी 10 साल आंध्र के चुनाव हारती रही। और 2013 में सोनिया गांधी की नेतृत्व वाली मनमोहन सरकार ने आंध्र के 2 टुकड़े किए, एक को तेलंगाना बनाया, बचा सीमांत आंध्र, उसको आंध्र बना दिया। और वो जब चुनाव हुआ, तब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में बीजेपी की मदद लेकर बहुमत लाए और मुख्यमंत्री बन गए 10 साल के बाद। यानी उनका 10 साल के बाद पुनरुत्थान हुआ तो बीजेपी के साथ जाने से हुआ। तो 2014 में मोदी उनकी बहुत इज्जत करते थे, उनको जो मदद चाहिए वो दे देते थे।
लेकिन अपोजिशन में बैठे राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने ऐसा शिकंजा लगाया कि उसमें चंद्राबाबू 2018 में फंस गए। जो मोदी की सरकार में उनको 2 मंत्री थे, उनको चंद्राबाबू ने रिजाइन करने को बोला और 2018 के जून में, 2018 6 साल पहले की बात है, 2018 के जून में मोदी सरकार छोड़कर, मोदी जी का सपोर्ट निकालकर अपोजिशन में आए हुए चंद्राबाबू नायडू के पार्टी ने ही मोदी सरकार पर पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। अहंकार कहाँ ले जाता है देखो। जिसकी मदद से आपने अपना पुनरुत्थान किया था उसके ही खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। वो प्रस्ताव पास तो नहीं हुआ, लेकिन चंद्राबाबू नायडू कांग्रेस की, राहुल गांधी, सोनिया गांधी इनके गले का हार बन गए। हर जगह चंद्राबाबू नायडू को और शरद यादव को बगल में लेकर घूमते थे राहुल गांधी, सोनिया गांधी। लेकिन उसके बाद जब 2019 का चुनाव हो गया तो उसमें इनकी बुरी हार हो गई और जगन रेड्डी अपनी नई पार्टी, प्रादेशिक क्षेत्रीय पार्टी लेकर आंध्र के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कुछ करप्शन के चार्जेस लेकर चंद्राबाबू नायडू को जेल में डाल दिया। चंद्राबाबू नायडू की पार्टी इतनी बुरी तरह से हार गई थी कि उनके 10-15 एमएलए नहीं बचे थे आंध्र की विधानसभा में। लेकिन और एक बात इसको ही पकड़कर बतानी पड़ेगी, जब 2018 में चंद्राबाबू नायडू की पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव मोदी जी के खिलाफ लाया तो उस वक्त भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जो पूरी अखंड शिवसेना थी, उन्होंने मोदी जी को सपोर्ट नहीं किया। सरकार छोड़ा नहीं था, सपोर्ट निकाला नहीं था। चंद्राबाबू नायडू ने सपोर्ट निकाल दिया था। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया तब उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी सदन में बैठी नहीं, सदन में गैर हाजिर रहे। अपनी पार्टी के संसद के कार्यालय में बैठकर सुनवाई देख रहे थे, चर्चा देख रहे थे। और तभी भी इनके पार्टी के अनंत गीते मोदी सरकार के हिस्सा थे, मंत्री थे। कितनी बेशर्मी की बात है। सरकार में रहेंगे लेकिन सरकार को बचाने के लिए वोटिंग नहीं करेंगे। ये उद्धव ठाकरे की पहली दगाबाजी थी मोदी के साथ। फिर भी मोदी जी ने विश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद अनंत गीते को अपनी मंत्रिमंडल से निकाला नहीं, सरकार से निकाल बाहर नहीं किया। 19 का चुनाव में शिवसेना का साथ रखा। फिर भी विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और आज जो 2014 और 2019 में बीजेपी के साथ 18 एमपी चुनकर लाए थे, वही उद्धव ठाकरे की पार्टी आज सिर्फ 9 एमपी चुनकर ला सकी है। तो नुकसान उद्धव ठाकरे का बीजेपी ने नहीं किया, खुद उद्धव ठाकरे ने ही अपनी पार्टी का नुकसान किया है। उनको लालच दिखाया गया कि तुमको मुख्यमंत्री बनाता हूँ। ये बीजेपी का साथ छोड़कर शरद पवार कांग्रेस के साथ चले गए और हालत क्या है देखो, पार्टी भी टूट गई है, संख्या आधी हो गई है लोकसभा में। कहने का मतलब ये 3 नेता अजीब है कि जिन्होंने खुद का और अपनी ही पार्टी का बहुत भारी नुकसान कर लिया सिर्फ अहंकार के कारण। नीतीश भी मुख्यमंत्री थे और उनको गुजरात का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है तो मुझे क्यों नहीं चांस दिया जाता, ये अहंकार ने पकड़ रखा था, उसने उनका नुकसान किया। जो मीडिया ने चढ़ा बढ़ा कर रखा था चंद्रबाबू नायडू को, तो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था और 10 साल वनवास के बाद
फिर उसी के शरण में जाकर अपनी पार्टी का रिवाइवल किया और फिर 6 साल के लिए वनवास चले गए और आज फिर से मुख्यमंत्री हो रहे। तो अगर नीतीश और चंद्रा बाबू इनके बाद हम देखें तो तीसरा नंबर उद्धव का ही होता है, जिन्होंने अपने अहंकार के कारण अपने पुराने दोस्त को लात मारी और कांग्रेस और एनसीपी का साथ दिया। तो अपनी पार्टी का रिवाइवल करने के लिए अगर उद्धव ठाकरे वापस एनडीए में आना चाहते हैं तो वो तो इतिहास है, उनके पहले नीतीश ने वही इतिहास लिखा, दोहराया, चंद्रबाबू नायडू ने वही इतिहास लिखा और दोहराया, तो उद्धव क्यों नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे। देखते आगे क्या होता है। दोस्तों, आपने अगर सुना होगा तो यही वीडियो प्रतिवाद इस हिंदी चैनल पर जाने वाला है। प्रतिवाद भी देखें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब यही रुकता हूँ। नमस्कार।